चलो राइस कल्टीवेशन देखते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी ले लेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी जनरल इंट्रोडक्शन में। देखो सबसे पहले तो बात करें इसके बॉटनिकल नेम की। क्या है भाई राइस का बॉटनिकल नेम? ओराइजा सटाइवा। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान है ये तो। फैमिली क्या है इसकी? राइस की फैमिली क्या है? पोएसी, पुराना नाम इसको ग्रेमिनी भी कह सकते हो, लेकिन अब पोएसी थोड़ा सा नया नाम है। चाहो तो लिख लो। ओल्ड नेम क्या है इसका? पुराना नाम क्या है? ग्रेमिनी है। आज भी कई एग्जामों में ग्रेमिनी के नाम से ही क्वेश्चन आ जाता है। क्रोमोसोम नंबर, ये ज़रूर याद रखें। क्रोमोसोम नंबर, ये ऐसी चीज़ें हैं कि भाई जब पेपर बनाने वाले को कुछ नहीं मिलता बनाने के लिए तो वो ऐसी चीज़ें पूछ लेता है। क्रोमोसोम नंबर ही बता दो, चलो कुछ नहीं है तो क्रोमोसोम नंबर इसमें है 2n = 24। ठीक है, मतलब कि ये कैसा है आपका राइस? एक डिप्लॉयड है। ठीक है, 2n का मतलब वो कैसा हो गया आपका? डिप्लॉयड हो गया। ऑरिजिन क्या है इसका? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होना लोग, इसके ओरिजिन में और गेहूं के ओरिजिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। गेहूं का है साउथ वेस्ट एशिया और ये है साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एक राइस के पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में इसका क्या स्टेटस है उसके बारे में चर्चा करें अपन, तो अगर मैं कहूँ कि भाई हमारा जो राइस है वो हमारे पूरे वर्ल्ड की एक बड़ी पॉपुलेशन को, मतलब उसका स्टेपल फूड है वो। अगर राइस नहीं हुआ तो हमारे वर्ल्ड की एक बड़ी सी पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, भूख से मर जाएगी। उसका स्टेपल फूड है। अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया में जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से राइस पर ही डिपेंड है। स्टेपल फूड उनका राइस है। अगर राइस वहाँ पर ना हो तो सोचो क्या होने वाला है। अपना साउथ इंडिया हो गया और इधर अपना ईस्टर्न रीजन में जो अपना वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया, वहाँ पर इवन हमारे इंडिया के अंदर तो एक बंगाल फेमाइन आ भी चुका है। वो बेसिकली राइस की भुखमरी की वजह से ही आया था। राइस में अपनी डिसीज़ लग गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से राइस की खेती पूरी बर्बाद हो गई और लाखों लोग उसमें मारे गए भूख से। बीमारी से नहीं मारे गए, बीमारी तो चावल को लगी थी जिससे चावल का प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन मारे कौन गए? लोग मारे गए भूख से। तो ये एक स्टेपल फूड है। अगर मैं बात कहूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उनका 60% पॉपुलेशन का स्टेपल फूड जो है वो राइस ही है। तो राइस जो है वो क्या है? एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड ऑफ 2.7 बिलियन पीपल इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी हमारी आबादी है उसका 2.7 पीपल लोगों का, बिलियन का 2.7 बिलियन लोगों का स्टेपल फूड है। मतलब वो इसी के ऊपर निर्भर है, राइस के ऊपर ही निर्भर है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा हम किस पर निर्भर करते हैं? रोटी पर। रोटी का एक ही बनती है गेहूं की, तो हम लोग गेहूं पर निर्भर है। अगर मान लो, सोच लो, आप लोग ऐसा इमेजिन करोगे रोटी मिलना बंद हो जाए, क्या करोगे? भूखे ही मरोगे, मैं कहता हूँ पक्का, क्योंकि रोटी हमारा स्टेपल फूड है, गेहूं हमारा स्टेपल फूड है। लेकिन और इधर साउथ इंडिया में चले जाओ, वेस्ट बंगाल में चले जाओ, वहाँ पर चावल उनका स्टेपल फूड है। चावल नहीं मिला तो वो भूखे मर जाएंगे। कोई और चीज़ उनको अच्छी लगेगी ही नहीं। अपन ये कहेंगे ना चावल नहीं है तो क्या हुआ, बाकी की और चीज़ें भी तो हैं, और चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों से पेट उनका नहीं भरेगा क्योंकि उनका स्टेपल फूड, उनका जो खाना है रोज़ का, वो वही है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में गेहूँ होता है, वैसे ही साउथ इंडिया में चावल है, वेस्ट बंगाल में चावल है। तो ये इसी तरह से तो अपना जो राइस है ना वो स्टेपल फूड है 2.7 बिलियन पीपल्स का, जो कि लगभग अगर हम बात करें तो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% से भी ज़्यादा है। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेपल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया की जितनी आबादी है ना उसका 60% से भी ज़्यादा की आबादी हमारी चावल पर ही निर्भर है। और पूरे वर्ल्ड में हमारा एशिया जो है ना वो चावल का सबसे ज़्यादा मतलब वो है,
कह सकते हैं कि भाई 90% चावल हमारे एशिया में ही उगाया जाता है और एशिया में ही कंज्यूम कर लिया जाता है। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड राइस ग्रोन एज वेल एज प्रोड्यूस्ड एज वेल एज कंज्यूम्ड। सबसे ज़्यादा खेती भी मतलब 90% खेती हमारे एशिया में होती है। प्रोडक्शन भी 90% हमारा एशिया ही कर देता है चावल का पूरे वर्ल्ड का, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी हम ही कर लेते हैं। लगभग 90% हम लोग कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो अबाउट 90% ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड बाय द एशिया। हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, और एशिया के अंदर भी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इंडिया एंड चाइना। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अभी बताएंगे अपन, देखो यहाँ पर अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाती है ना, तो वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 वाली जो क्रॉप आती है प्रोडक्शन के मामले में, ऑक्यूपेसी के मामले में, वो आपकी गेहूं है, और दूसरे नंबर पे आती है चावल। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन या ऑक्यूपेसी के मामले में नंबर 1 पे आती है चावल और दूसरे नंबर पे आता है गेहूं। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो वर्ल्ड की बात कर रहा हूं तो राइस जो है वो आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और गेहूं जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए, इन इंडिया की बात की जाए तो राइस जो है वो सबसे पहली फर्स्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली और सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाली फसल है अपनी राइस। तो ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। और जो गेहूं है हमारे इंडिया में वो सेकंड नंबर पे आता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर टोटल एरिया की बात करता हूँ कि भाई टोटल एरिया कितना है अंडर द राइस कल्टीवेशन, टोटल एरिया की अगर बात की जाए कि भाई टोटल एरिया राइस कल्टीवेशन में जो टोटल एरिया है वो कितना है, यह है लगभग 164.19 मिलियन हेक्टेयर। कितना है भाई? 164.19 मिलियन हेक्टेयर। ये टोटल एरिया है आपका, ठीक है, जिसमें से हमारा इंडिया जो है वो एरिया के मामले में नंबर 1 पर है, और चाइना जो है वो एरिया के मामले पर सेकंड नंबर पे है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर है लगभग 44.8 मिलियन हेक्टेयर, जो कि लगभग अगर हम अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 45 मिलियन हेक्टेयर है। तो हमारे इंडिया के अंदर चावल की खेती लगभग 44.8 मिलियन हेक्टेयर में या लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर एरिया में की जाती है, जबकि पूरे वर्ल्ड में कितना है? 164, यानी कि मैक्सिमम एरिया पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है? इंडिया के अंदर ही है। सेकंड नंबर पे आपका चाइना आता है। वहीं अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ, टोटल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लगभग 519 मिलियन टन, कितना है? लगभग 519 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में। और प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 1 पर है और इंडिया सेकंड नंबर पर है। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाइना की जो अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, वो ज़्यादा है इंडिया से, इसलिए चाइना के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जबकि एरिया तो हमारे पास ज़्यादा है। तो कायदे से तो ऐसा ही होता है कि जिसके पास एरिया ज़्यादा होता है प्रोडक्शन भी उसी का ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ पर प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाए तो फिर उसका कम एरिया में भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। वही चाइना के अंदर होता है। चाइना के अंदर प्रोडक्टिविटी इंडिया से ज़्यादा है, इसलिए चाइना के पास एरिया कम होने के बावजूद प्रोडक्शन इंडिया से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हेडिंग है भाई इनकी? ठीक है, ये तो बात की हमने एक अपने राइस के स्टेटस की। अब बात करते हैं इसकी कुछ स्पीसीज़ वगैरह को लेकर के, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भाई राइस की जो है वो टोटल स्पीसीज़ है 24। राइस की टोटल स्पीसीज़ कितनी है? 24 है। इन 24 में से 7 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि टेट्राप्लॉइड हैं।
कैसी हैं, टेट्राप्लॉइड, और जिनका कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। और बाकी की जो स्पीसीज हैं वो आपकी डिप्लॉइड है। तो इन बाकी की जो स्पीसीज बच रही हैं, 7 स्पीसीज तो आपकी टेट्राप्लॉइड हो गई, बाकी की डिप्लॉइड हैं। इन्हीं डिप्लॉइड में से आउट ऑफ दिस, इन्हीं डिप्लॉइड में से केवल 2 स्पीसीज, कितनी, केवल 2 स्पीसीज जो हैं वो कल्टीवेटेड है, मतलब जिनकी खेती की जाती है पूरी दुनिया में। अब वो 2 स्पीसीज कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका ओराइजा सटाइवा, जो मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली इंडियन रीजन में, अपने इंडिया के अंदर इसका कल्टीवेशन होता है। और दूसरी है ओराइजा ग्लाबेरिमा। ओराइजा ग्लाबेरिमा ये बेसिकली अफ्रीकन रीजन में, अफ्रीकन कंट्रीज में इसकी कल्टीवेशन होता है, ठीक है। ये जो ओराइजा सटाइवा है वो इन्हीं में से, अब देखो ये 2 कल्टीवेटेड हो गई, तो बाकी की क्या है भाई, देखो ये 7 तो हो गई टेट्राप्लॉइड, ये वाइल्ड स्पीसीज हैं, ठीक है। बाकी की सब कैसी हैं, डिप्लॉइड हैं। उन डिप्लॉइड में से भी सिर्फ 2 कैसी हैं, कल्टीवेटेड हैं, और बाकी की सब कैसी हैं, वाइल्ड हैं। और इन्हीं वाइल्ड में से, इन्हीं डिप्लॉइड वाली वाइल्ड में से एक स्पीसीज है ओराइजा निवोरा, ओराइजा निवोरा। और माना जाता है कि इस ओराइजा निवोरा से ही बनी है आपकी ओराइजा सटाइवा। तो ये ओराइजा सटाइवा जो है वो कहाँ से इवॉल्व हुई है, वो इस ओराइजा निवोरा से ही बनी है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ओराइजा सटाइवा है, इसके फिर से 3 सब स्पीसीज हैं, ओराइजा सटाइवा, इस ओराइजा सटाइवा की 3 सब स्पीसीज हैं। और वो 3 सब स्पीसीज कौन सी हैं? पहली ओराइजा सटाइवा इंडिका, पहली तो है ओराइजा सटाइवा इंडिका, जो बेसिकली कल्टीवेट की जाती है, मेनली कल्टीवेटेड इन इंडिया, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, ट्रॉपिकल राइस, इसी को कह देते हैं ट्रॉपिकल राइस। दूसरी है हमारी ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, ठीक है। और ये मेनली कल्टीवेटेड की जाती है जापान के अंदर, और ये है बेसिकली हमारी सब ट्रॉपिकल राइस, या इसी को कह देते हैं हम लोग टेम्परेट राइस, ठीक है। और तीसरी है हमारी जैवनिका, ओराइजा सटाइवा जैवनिका, ठीक है। ये मेनली कल्टीवेटेड की जाती है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ये जो है वो आपकी वाइल्ड राइस है, कैसे राइस है, वाइल्ड राइस। इन्हीं को हम लोग कह देते हैं बालू राइस, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, बालू राइस, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाई ये जो ओराइजा सटाइवा जैपोनिका है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो लॉजिंग रेजिस्टेंट है, मतलब जिसका तना मजबूत है, वो तेज हवा के झोंके से, ज़्यादा इरिगेशन देने से, मिट्टी के ढीले हो जाने से भी वो गिरता नहीं है उसका प्लांट। तो लॉजिंग रेजिस्टेंट कौन सी है, तो वो है आपकी जैपोनिका। तो ये जो जैपोनिका सब स्पीसीज है ओराइजा सटाइवा की, ये कैसी है, लॉजिंग रेजिस्टेंट है। लॉजिंग समझते हैं ना, लॉजिंग का मतलब होता है फसलों का ज़मीन पर गिर जाना। आपने देखा होगा कई बार तेज़ हवाएं चलती हैं, ओले गिर जाते हैं, मिट्टी ढीली पड़ जाए, या पानी मतलब तेज़ी से बाढ़ वगैरह आ जाए, तो फसल जो है वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसके गिरने का मेन कारण क्या होता है, उनकी स्टेम का, उनके तने का मजबूत कम होना। जितनी कम मजबूत होंगी, जितनी ज़्यादा लंबी होंगी, उतना उनके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर जैपोनिका कैसी होती है, लॉजिंग रेजिस्टेंट होती है। कुछ और बेसिक सी बातें जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट कैसा होता है इनके अंदर, कैरियोप्सिस। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, ये तो सिर्फ मैंने पैडी की बात की है, कोई भी सीरियल क्रॉप ले लो, कोई भी, इसमें वो पहले आएगा कैरियोप्सिस। ये तो सिर्फ पैडी है, पैडी के अलावा चाहे गेहूं ले लो, कोई भी सीरियल क्रॉप ले लो, उनके अंदर जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस ही होगा। तो ये कैरियोप्सिस जो है वो ऑल दी सीरियल्स क्रॉप, सभी सीरियल्स क्रॉप के अंदर जो फ्रूट का टाइप है वो कौन सा है, कैरियोप्सिस ही है। दूसरा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखा करो हमेशा, इनफ्लोरोसेंस। जितनी भी फसलें हम पढ़ेंगे उन सब में इनफ्लोरोसेंस क्या है उनका, उसे क्या कहा जाता है। राइस के अंदर जो इनफ्लोरोसेंस है वो है पेनिकल,
इनफ्लोरोसेंस समझते हो? इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है फ्लावरिंग पोर्शन, प्लांट के अंदर वो जगह, प्लांट का वो पार्ट, वो हिस्सा जहाँ पर फूल आने वाले हैं उसे कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। तो वहाँ पर इनफ्लोरोसेंस कैसा है? पेनिकल। जैसे यहाँ फोटो में आपको बताया जाए, ये देखो, तो ये जो वाला पार्ट आप देख रहे हो, यही है क्या? पेनिकल। यही है इसका इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो पेनिकल इनफ्लोरेसेंस इसी को कहते हैं। और देखो यहां पर राइस जो है वो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। कैसी क्रॉप है भाई? ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, अभी शॉर्ट डे, लॉन्ग डे क्या होता है, ये सब चीज़ें बताएंगे बाद में। ये एक C3 प्लांट है। अब C3, C4, कैम, ये सब क्या होता है ये भी बाद में बताएंगे। इसके अलावा टेस्ट वेट की अगर हम बात करें, टेस्ट वेट पर भी क्वेश्चन आता है। टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है? 1000 दानों का वजन गिन लीजिए, राइस के 1000 ग्रेन ले लीजिए, वेट ऑफ 1000 ग्रेन। 1000 ग्रेन का अगर आप वजन तौल लेते हो तो वही कहलाता है उसका टेस्ट वेट। एक होता है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स उन फसलों के लिए यूज़ किया जाता है जिनके दाने मोटे होते हैं, सीड मोटे होते हैं। वहाँ पर 100 सीड का वजन तौला जाता है। 100 सीड लिए जाते हैं, उनको तराजू पर तौल लेते हैं, डिजिटल पे, वो वाला तराजू नहीं, डिजिटल पे तौल लेते हैं, नाप लेते हैं भाई कितना है, वही उसका सीड इंडेक्स कहलाता है। और टेस्ट वेट बेसिकली किया जाता है स्मॉल सीड के लिए, जिनके सीड छोटे होते हैं। तो जिनके सीड छोटे होते हैं उसमें से आपका ये चावल भी है, आपका गेहूं भी है, इनके सीड होते हैं छोटे। जैसे अगर मैं बात करूं चने की बात करें, चने का सीड बड़ा होता है, मूंगफली का सीड बड़ा होता है। ठीक है, उनके लिए अपन सीड इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट वेट तो आप ये किसी में भी कर ही सकते हो, बाकी का जहाँ सीड बड़े बड़े हो वहाँ पर सीड इंडेक्स का भी यूज़ किया जा सकता है। तो टेस्ट वेट बेसिकली होता क्या है? 1000 दानों का जो वजन होता है उसको टेस्ट वेट कहते हैं। और सीड इंडेक्स क्या होता है ये भी लिख ही लो, चलो यहीं पर सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स क्या होता है? 1000, ये क्या लिख दिया, 1000 नहीं, द वेट ऑफ 100 ग्रेन, 100 ग्रेन या फिर कहें सीड, 100 सीड का या 100 ग्रेन के वजन को सीड इंडेक्स कहते हैं, और 1000 दानों के वजन को टेस्ट वेट कहते हैं। तो यहाँ पर पैडी का, राइस का टेस्ट वेट कितना है? 25 ग्राम, याद रखिएगा, एग्जैक्ट लिखो, 25 भी नहीं, 24 ग्राम लिखो आप, 24 ग्राम। और एक और बासमती राइस का भी पूछा गया है एक बार कि भाई बासमती राइस का टेस्ट वेट क्या है, तो वो है 21 ग्राम। कितना? 21 ग्राम। तो बासमती राइस का टेस्ट वेट है 21 ग्राम और अपने जो पैडी है उसका है 24 ग्राम। अच्छा, हमारे जो बासमती राइस हैं या जो एरोमेटिक राइस हैं, एरोमेटिक राइस सुने आपने? एरोमेटिक राइस जिनके अंदर खुशबू आती है। तो एरोमेटिक राइस के अंदर क्या आती है भाई? खुशबू आती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरोमा। एरोमा का मतलब होता है खुशबू। तो ये खुशबू आती क्यों है भाई? बाकी के दूसरे चावल में क्यों नहीं आती, इनके अंदर खुशबू क्यों आती है? कुछ ना कुछ तो इनके अंदर होगा। तो वो क्या है? इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है डाई एसिटाइल 1 प्रोपालेन। तो ये जो खुशबू है वो किसकी वजह से आती है? डाई एसिटिल 1 प्रोपानिल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एरोमेटिक राइस में जो खुशबू आती है वो डाई एसिटाइल 1 प्रोपालिन की वजह से आती है। अब हम बात करें यहाँ पर न्यूट्रिशन की कि भाई राइस का जो ग्रेन है उसके अंदर क्या होता है, कितना क्या क्या न्यूट्रिएंट पाया जाता है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन का। प्रोटीन कितना पाया जाता है इसमें? 6 से 7%। पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोटीन कौन सा है, वो प्रोटीन है ऑराइजिन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर लगाओ IMP। तो चावल के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑराइजिन प्रोटीन पाया जाता है जो 6 से 7% होता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि भाई जो हमारी सीरियल्स क्रॉप होती है ना, ये हमारी जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है, इन सब सीरियल क्रॉप के अंदर लाइसिन अमाइनो एसिड की कमी होती है। होता तो इनके अंदर प्रोटीन है भी, लेकिन उन प्रोटीन में प्रोटीन कैसे बनते हैं? अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो इनके अंदर लाइसिन अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं।
लाइसिन अमाइनो एसिड जो होती है वो इनके अंदर कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीरियल्स जो होते हैं वो लाइसिन अमाइनो एसिड के लिए डेफिशिएंट होते हैं। वहीं अगर हम पल्सेस की बात करें, जो दाल होती हैं, इनके अंदर लाइसिन अमाइनो एसिड भर भर के होता है। इनके अंदर लाइसिन अमाइनो एसिड की कमी नहीं होती, इनमें लाइसिन अमाइनो एसिड बहुत पाया जाता है। इसलिए हमारा जो डाइट प्लान बनता है ना, उसमें हमेशा सीरियल्स और पल्सेस दोनों को साथ रखा जाता है। कहते हैं ना, दाल और चावल ये सबसे पौष्टिक भोजन माना जाता है। सबसे अच्छा जो आहार है, सबसे अच्छा जो हमारे लिए फूड है, खाना है, वो दाल चावल मानते हैं। पुराने ज़माने से चला रहे, दाल चावल खाओ, हमेशा स्वस्थ रहो। क्यों रहोगे? क्योंकि जिस चीज़ की कमी सीरियल्स में थी, वो कमी हमारी पल्सेस में मिल जाती है। ठीक है, कुछ अमाइनो एसिड हैं जो पल्सेस में नहीं होते, वो सीरियल्स में होते हैं। क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइसिन डेफिशिएंट मिनरल्स या सॉरी लाइसिन डेफिशिएंट फूड मटेरियल कौन सा है? तो वो है आपका सीरियल्स। उसमें एक ऑप्शन में सीरियल होगा। तो सीरियल्स में प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन उन प्रोटीन में लाइसिन अमाइनो एसिड नहीं होता, और लाइसिन अमाइनो एसिड बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो ये लाइसिन अमाइनो एसिड पाया जाता है पल्सेस में। इसलिए दाल चावल, दाल रोटी के एक सीरियल और एक पल्सेस दोनों साथ में लो तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट हो जाता है। लेकिन मैंने क्या कहा, सीरियल्स में लाइसिन कम होता है, लेकिन सीरियल्स में बहुत सारे हैं भाई। सीरियल्स तो राइस भी है, सीरियल्स में आपका गेहूं है, सीरियल्स में आपका मेज है, सीरियल में सोरगम है, सीरियल्स में पर्ल मिलेट बाजरा है, बहुत सारे सीरियल्स हैं। तो यहाँ पर जितने भी सीरियल्स हैं ना, उन सभी सीरियल में राइस के अंदर लाइसिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इन पल्सेस से तुलना करें तो राइस के अंदर भी कम ही है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइस के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन इस राइस में गेहूं की तुलना में ज़्यादा होता है, सोरगम की तुलना में ज़्यादा होता है, बाजरा की तुलना में ज़्यादा होता है, मेज की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन पल्सेस की तुलना में तो कम ही है। सीरियल्स जो है वो ओवरऑल लाइसिन डेफिशिएंट ही होते हैं, लेकिन जितने भी सीरियल्स हैं उन सभी सीरियल्स में राइस के अंदर बाकी की जो सीरियल्स क्रॉप है उनसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो ओराइजिन है, प्रोटीन है, इसके अंदर लाइसिन जो है वो 4% तक पाया जाता है, और बाकी की जो सीरियल्स हैं उनमें तो 4% भी नहीं होता। तो यहाँ पर फिर भी लाइसिन ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। ये सिर्फ ठीक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुलना गेहूं से करें, मेज से करें, सोरगम से करें, बाजरा से करें तो ठीक है। पल्सेस से तुलना करोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये डेफिशिएंट ही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि भाई लाइसिन रिच सीरियल क्रॉप कौन सी है, और 4 ऑप्शन आपको सीरियल के ही होंगे, उसमें से एक पैडी आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है, वैसे तो सीरियल्स क्रॉप जो होते हैं वो लाइसिन अमाइनो एसिड में के लिए डेफिशिएंट ही होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है भाई, 70% तो होता है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 70% क्या होता है भाई, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और 2 से लेकर के 2.5% तक इनके अंदर पाया जाता है फैट। कार्बोहाइड्रेट भी पर भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाता है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ इस राइस प्लांट की मॉर्फोलॉजी। देखो, रूट वूट को लेकर के छोड़ो, पिछली बार मैंने रूट पढ़ाया था, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। स्टेम की अगर हम बात करें, राइस की जो स्टेम है, स्टेम ऑफ द पैडी, राइस की जो स्टेम है, पैडी की जो स्टेम है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कल्म, या फिर उसको कहा जाता है हल्म। कल्म या फिर हल्म, आप जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। एक इनमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फ्लैग लीफ। ये लीफ को लेकर के बस ये पॉइंट याद रखो, ये फ्लैग लीफ इसमें नहीं सभी में होती है। वीट में भी आपको फ्लैग लीफ मिलेगी। आपने देखा होगा जो भी अपना प्लांट रहता है, उस प्लांट में एक लीफ जो होती है वो ठीक हमारे ईयर के नीचे होती है। ये वाला ईयर नहीं, फसलों के अंदर जो ईयर होता है, जो उनकी स्पाइक होती है, जैसे कि ये इनकी स्पाइक है। अब इस स्पाइक के पास आप देखो, ये वाली जो लीफ है इसकी, ये सबसे बड़ी लीफ आपको यही नज़र आ रही है यहाँ पर। ये वाली जो लीफ है, ये सबसे बड़ी लीफ है। ये जो लीफ है ना, इसी को कहते हैं फ्लैग लीफ। ठीक है, ये फ्लैग लीफ है, तो वही क्या करेगी, ये फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, चूंकि इस ईयर के सबसे पास में ये फ्लैग लीफ होती है, इसलिए ये लगभग 56% फोटोसिंथेसिस अकेला कर देती है इसको न्यूट्रिएंट देने के लिए। मतलब इस ईयर हेड के अंदर ये जो आप स्पाइकलेट देख रहे हो, ये जो आप स्पाइक देख रहे हो, जिसके अंदर ग्रेन्स हैं हमारे, जिसके अंदर हमारा खाना है, इस खाने के अंदर जितना भी फूड मटेरियल है, उस फूड मटेरियल में 56% फूड मटेरियल अकेला इस फ्लैग लीफ से ही आ जाता है। यानी कि 56% फोटोसिंथेसिस अकेला फ्लैग लीफ कर देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्लैग लीफ हमेशा
कहाँ मिलेगी? आपका जो स्पाइकलेट होती है, जो ईयर होती है, उसके पास में। तो जो फ्लैग लीफ होती है वो 56% तक फोटोसिंथेसिस अकेले कर लेती है। इसलिए कोई भी दूसरी पत्तियों को डैमेज कर दो, लेकिन फ्लैग लीफ को कभी डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर वो डैमेज होगी तो इतना सारा फोटोसिंथेसिस हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं राइस ग्रेन की। देखो, राइस का जो ग्रेन है, जब अपन उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद हमारा वो चावल नहीं मिलता जो आपके घर में आता है, जो हम खाते हैं ना, वो चावल कभी नहीं मिलता। ध्यान रखना। एक बच्चे पूछते हैं कि सर पैडी में और राइस में अंतर क्या है? वैसे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ढूंढना चाहो तो कुछ भी ढूंढ सकते हो। अंतर ये है कि ये जो पैडी है ना, इस पैडी के अंदर ये ग्रेन तो है ही, साथ में थोड़ा सा इसके अंदर हस्क वाला पार्ट भी है। हस्क वाला पार्ट मतलब ये जो आपका राइस ग्रेन है वो टाइटली कवर्ड रहता है दो ग्लूम से, दो सूखी पत्तियों से कवर रहता है। मैं यहां बताऊं आपको फोटो में, ये देखो जैसे कि आप जब उसे हार्वेस्ट कर लो, देखो आप हार्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको हार्वेस्ट करने पर ये मिलेगा, ये मिलेंगे आपको हार्वेस्ट करने पर। अब इनको आप डायरेक्टली खा थोड़ी सकते हो, ईट थोड़ी कर सकते हो। घर में जो चावल आते हैं वो तो वाइट होते हैं। ये तो भाई इसके ऊपर तो अभी एक पतली सी कवर चढ़ी हुई है, ये ड्राई लीफ, इनको कहते हैं ग्लूम। इनको क्या कहते हैं? ग्लूम्स कहते हैं। दो ग्लूम्स होते हैं जो बिल्कुल इस राइस ग्रेन को टाइटली कवर करके रखते हैं। मतलब हमारा जो राइस ग्रेन है, जो हमारा एडिबल पार्ट है, वो इन ग्लूम्स के बीच में पैक रहता है। वो दो ग्लूम्स कौन से होते हैं? एक होता है पेलिया और एक होता है आपका ये लेमा। ठीक है, एक होता है लेमा और एक होता है पेलिया। ये दोनों ही इसको कवर करके रखते हैं। तो राइस ग्रेन जो होता है वो लेमा एंड पेलिया, इन दोनों से कवर रहता है। और यही दोनों क्या होते हैं भाई? उसका हस्क होता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं उसका हल होता है। ठीक है, तो ये जो आपका राइस ग्रेन है, टाइटली एनक्लोज्ड बाय टू हार्ड ग्लूम्स, दो हार्ड ग्लूम से ये कवर्ड रहता है। वो दो हार्ड ग्लूम्स कौन से हैं आपके? एक तो है लेमा और दूसरा है आपका पेलिया। एक तो है लेमा और दूसरा है पेलिया। ठीक है, और जब ये सूख जाते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर, तो ये लेमा और पेलिया दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके हस्क, या फिर इसी को कह देते हैं क्या? हल। तो लेमा एंड पेलिया, लेमा प्लस पेलिया क्या होता है आपका? हल के बराबर होता है, हस्क के बराबर होता है। ठीक है, तो लेमा एंड पेलिया क्या होता है वो भी आपने देख लिया। अभी हलिंग परसेंटेज ये सब बताएंगे अभी आपको। आगे बढ़े, अब आते हैं अपन सीधे इसकी वेराइटीज पर। देखो वेराइटीज, ऐसे तो वेराइटीज बहुत सारी हैं, करते रहो याद। चावल के अंदर ही आपको हजारों वैरायटी मिल जाएंगी, तो सभी चीज़ें याद नहीं करनी। वैरायटी का तो देखो हमेशा से मैंने कहा है कि वैराइटीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना पढ़ो उतना कम है। तो ज़्यादा दिमाग यहाँ वैराइटीज़ पर नहीं लगाना। जितनी आपको इंपॉर्टेंट बुक्स में या मैं बता रहा हूँ बस उतनी ही वैरायटी याद रखो। वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो जयराम जी की कोई दिक्कत नहीं, हमें चाहिए भी नहीं ऐसे क्वेश्चन कि भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक दो हज़ार वैरायटी थोड़ी ना पड़ेगा बच्चा। भाई एक अकेली क्रॉप हो तो चलो पढ़ लो, कितनी भी है, ना जाने कितनी क्रॉप इसमें पढ़ोगे, फिर हॉर्टिकल्चर में पढ़ोगे, कहाँ तक कितनी वैरायटी याद रखोगे। तो ऐसे क्वेश्चन की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और ना ही ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के टेंशन होनी चाहिए। बस पढ़ लो वैरायटीज़, जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, उनको पढ़ना अपनी जिम्मेदारी है, तो वो अपन पढ़ लेते हैं। बाकी का ज़्यादा वैरायटी है उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी का फिर जो बच्चों को मिलती रहे, कहीं किसी पेपर में मिल गई, किसी किताब में मिल गई इंपॉर्टेंट, तो वो नोट करते जाओ। तो वैरायटीज़ में देखो भाई, यहाँ पर एक वैरायटी है पूसा बासमती वन। पूसा बासमती वन, क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से पूसा बासमती वन से? ये सबसे पहली सेमी ड्वार्फ वैरायटी है बासमती राइस की, फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी, फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस। जो बासमती चावल है, बासमती राइस है, उसकी सबसे पहली सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? पूसा बासमती वन है। और ये पूसा बासमती वन दुनिया की सबसे पहली हाई यील्डिंग वैरायटी भी है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करें। ये वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी, हाँ फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी, ये दुनिया की सबसे पहली
हाई यील्डिंग वैरायटी भी है पूसा बासमती 1। एक और देखो भाई, यहाँ पर एक है पूसा RH10, पूसा RS10। इस पर क्या है भाई पूसा RH10, ये सबसे पहली एरोमेटिक राइस हाइब्रिड है, फर्स्ट एरोमेटिक राइस हाइब्रिड। एरोमेटिक राइस में सबसे पहला हाइब्रिड कौन सा है, पूसा RH10। ये सभी पॉइंट हैं, आपको ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव बुक्स में मिल जाएंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते रहे। अच्छा, इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड कौन सा है, फर्स्ट हाइब्रिड। हालांकि सबसे पहला जो चावल का हाइब्रिड था वो चाइना ने डेवलप किया था, उसके बाद अपने इंडिया ने। तो फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया, इंडिया का सबसे पहला हाइब्रिड है CORH1, CORH1। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक आपने सुना होगा शायद प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, नहीं सुना होगा तो सुन लेना, उसका टॉपिक आएगा अच्छे से। अभी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी, चावल की प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी बताइए। प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्पीसीज या कोई भी ऐसी वैरायटी जो अपने इंडिया के अंदर पहले कभी थी ही नहीं, उसको पहली बार अपने इंडिया के अंदर लेकर के आया। जैसे मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करूं, अपने इंडिया में जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ था लगभग 1960 के दशक में, 1960 का दौर था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का था, बहुत प्रोडक्शन हो रहा था। उसका मेन कारण था सेमी ड्वार्फ वैरायटी, उसका मेन कारण क्या था, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। और कौन सी फसलें थी उसमें, राइस एंड वीट। वीट का रोल ज़्यादा था, राइस का उतना नहीं था। राइस का भी था लेकिन वीट का रोल ज़्यादा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो ये राइस और वीट, ये दोनों ही कमाल दिखा रही थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में 1960 टाइम में। और उस वक्त सबसे बड़ा रोल था सेमी ड्वार्फ वैरायटी का। तो ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी का उससे पहले नहीं थी क्या, बिल्कुल नहीं थी। 1960 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर टॉल वैरायटी हुआ करती थी, लंबी वैरायटी हुआ करती थी। ये टॉल वैरायटी इतनी टॉल हुआ करती थी, मेरे हाइट जितनी टॉल। उन फील्ड में चले जाओ तो आप दिखाई नहीं दोगे, गेहूँ इतने बड़े बड़े। और आजकल गेहूँ कितने बड़े बड़े होते हैं, हमारी कमर से तक के, कमर से भी छोटे, हमारे घुटनों तक के गेहूँ के प्लांट होते हैं। तो ये ड्वार्फ, सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है पहले हमारे इंडिया में कभी नहीं हुआ करती थी। ये हमारे इंडिया के अंदर पहली बार लाई गई कब, 1960 के दशक में, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये हमारे इंडिया के अंदर आई। और इन्होंने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन की, एक हाई यील्डिंग वैरायटी थी, ड्वार्फ थी, न्यूट्रिएंट के लिए रेस्पॉन्सिव थी। तो ये टॉल वैरायटी पहले इंडिया में चलती थी, शॉर्ट वैराइटीज हमारे इंडिया में कभी थी नहीं, ड्वार्फ वैरायटी हमारे इंडिया में कभी थी नहीं। तो ये पहली बार हमारे इंडिया के अंदर आई, मतलब इनका इंट्रोडक्शन हुआ। प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब क्या हो गया कि जो वैरायटी, जैसे मान लीजिए हम गेहूं की बात करें तो गेहूं की एक वैरायटी अपनी सोनारा 63, 64, लरमा रोज़ा, ये वैराइटीज़ मैक्सिको में नॉर्मन बार्लोग ने, डॉक्टर नॉर्मन बार्लोग, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, उन्होंने इस वैरायटी को डेवलप किया था। और ये वैरायटी सबसे पहली बार हमारे इंडिया के अंदर आई। मतलब उन्होंने कहीं और भी भेजी होंगी, हमारे इंडिया के अंदर गेहूं की सबसे पहली वैरायटी यही थी जो मैक्सिको से आई थी। तो हमारे इंडिया के अंदर पहले, इससे पहले कभी भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी आई नहीं थी। तो सोनारा 63, 64, लरमा रोज़ा, ये सबसे पहली बार इन्होंने हमारी इंडिया की धरती पर कदम रखा। तो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे इंडिया के अंदर पहले से कोई ऐसी वैरायटी जो कि सेमी ड्वार्फ हो, अगर वो हो रही होती तो फिर उसे इंट्रोडक्शन नहीं कहते। जैसे अभी कोई सेमी ड्वार्फ वैरायटी, कोई अलग नई वैरायटी ले आओ तो उसे इंट्रोडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ऑलरेडी सेमी ड्वार्फ वैरायटी अब है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले हमारे इंडिया के अंदर ग्रो नहीं की जाती थी, वो चीज़ अगर हमारे इंडिया में आती है तो उसे इंट्रोडक्शन कहा जाता है। तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी पहली बार हमारे इंडिया के अंदर आई। जैसे गेहूं की मैंने बात की तो मैक्सिको से आई थी हमारे इंडिया के अंदर, तो वो इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैक्सिको में वो जिस नाम से उगाई जाती थी, सेम टू सेम उसी नाम से हमारे इंडिया के अंदर उनको रिलीज कर दिया, कोई चेंज नहीं किया हमने, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया उनके ऊपर, उसे कह देते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। और हमको ऐसा लगता है कि भाई मैक्सिको दूसरा देश है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ के किसानों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, हमें यहाँ पर कुछ चेंज करनी चाहिए उसमें। तो मान लो हम वहाँ से कोई वैरायटी लाए, यहाँ पर हमने उसमें कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया और उससे एक नई वैरायटी बना दी, तो वो कहलाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। और मान लीजिए कोई वैरायटी हम वहाँ से लेकर के आए, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, जिस नाम से वहाँ पर पहचानी जाती थी सेम उसी नाम से हमने यहाँ पर रिलीज कर दी, कोई चेंज नहीं किया, उसे कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो वही बात हो रही है कि प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी कौन सी है, राइस की, इंडिया के अंदर। तो कौन सी है भाई प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी? यहाँ पर दो वैरायटीज के नाम आते हैं, एक तो है TN1 और दूसरी है IR8। ये TN1 वैरायटी जो है वो ताइवान से आई थी हमारे इंडिया के अंदर। कहाँ से? ताइवान से।
ठीक है। और IR8 वैरायटी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस से आई। फिलीपींस की स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। IR8 वैरायटी, हालांकि कहते हैं कि दोनों वैरायटी साथ में आई थी, लेकिन ये वैरायटी 1964 में आई थी, ये वैरायटी 1965 में आई थी। ये वैरायटी उतनी ज़्यादा चली नहीं हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन ये वैरायटी ने तो कमाल कर दिया था। ये बहुत पॉपुलर हुई हमारे इंडिया के अंदर। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी जो थी हमारे इंडिया के अंदर ये थी। हमारे इंडिया छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर IR8 ही थी। इस IR8 को ना मिरेकल राइस भी कहा जाता था, मिरेकल राइस इन दी वर्ल्ड। IR8 का क्रेज जो है ना वो इतना ज़्यादा था, आप यकीन मानिए। उस टाइम पर एक किसान हुआ करते थे, एन सुब्बा राव, बहुत बड़े किसान थे, काफ़ी इनके पास ज़मीन थी। इन्होंने IR8 वैरायटी को लगभग 1600 से ज़्यादा हेक्टेयर एरिया में इनको ग्रो किया था। इन्होंने कल्टीवेट किया था IR8 को। इन्होंने IR8 वैरायटी को कल्टीवेट किया था ओवर द मोर देन 1600 हेक्टेयर एरिया में। तो इनकी जो कम्युनिटी थी, इनके जो जानने वाले लोग थे, इनके जो गांव के लोग थे, वो इनको ना मिस्टर IR8 कहते थे। भाई इतना ज़्यादा खेती IR8 की तो सरकार भी नहीं करती। आप 1600 से ज़्यादा हेक्टेयर में खेती कर रहा है एक किसान, इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी ये वैरायटी। तो एन सुब्बा राव उनको मिस्टर IR8 कहते थे। कुछ लोग इनको कहते थे धान पंडित। ये कौन है भाई? ये धान पंडित हैं। इनको मिस्टर IR8 के नाम से जाना लगा। इसलिए ज़्यादातर किताबों में ना आपको प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी में आपको ये मिलेगा IR8 की प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी कौन सी है? IR8। और कुछ जगह पर आपको TN1 भी मिल जाएगा, कुछ जगह पर आपको दोनों ही मिल जाते हैं। तो कई जगह पर तो ऐसे सेटिस्फाई कर दिया कि भाई 1964-65 में ये दोनों वैरायटीज आ गई थी। तो कई जगह पर आपको ये दोनों ही मिल जाएंगे, और ऐसा बहुत कम होगा कि ऑप्शन में ये दोनों ही दिए जाएं। कोई भी एक ऑप्शन होगा, या तो TN1 होगा या IR8 होगा। अगर ऐसा पूछा जाता है तो कि प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी कौन सी है, तो या तो TN1 ऑप्शन में होगा या IR8 होगा। अब ये TN1 और IR8 इसके बारे में भी देख लो, ये कैसे बनी थी, क्या थी। देखो इसकी शुरुआत, सेमी ड्वार्फ वैरायटी की शुरुआत ना जापान नहीं, ताइवान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ताइवान से। ताइवान में एक फार्मर था, उस फार्मर ने वहाँ पर वो लगाता था अपनी ये जैपोनिका स्पीसीज की कोई वैरायटी उसने कल्टीवेट की थी अपने खेतों पर। और उसने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि बाकी दूसरे प्लांट से छोटे हैं। मतलब एक्चुअल में हुआ क्या था, वहाँ पर म्यूटेशन हो गया था उन प्लांट्स के अंदर। म्यूटेशन की वजह से वो प्लांट की हाइट कम रह गई थी। तो वहाँ पर उसने क्या किया, उस फार्मर ने, जो कि शॉर्ट प्लांट थे, जो शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट थे, जो कि म्यूटेशन की वजह से हो गए थे, ड्यू टू द म्यूटेशन की वजह से हो गए थे, उस शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट के सीड जो है उसने कलेक्ट कर लिए और उनको नाम क्या दिया गया? DG वू जेन। ये जो ड्वार्फ जीन है, ड्वार्फ जीन, कि भाई आजकल जो वैरायटी बन रही है वो छोटी क्यों है, ये जीन आया कहाँ से? एक्चुअल में वो जीन यहीं से आया था। तो भाई वहाँ के जो ब्रीडर थे, वहाँ के जो प्लांट ब्रीडर थे ताइवान के, उन्होंने क्या किया, इस DG वू जीन का, DG वू जीन, इस DG वू जीन का क्रॉस करा दिया। एक वैरायटी है लेटिसेल के साथ क्रॉस करा दिया, और यहाँ पर बन गई वैरायटी कौन सी? TN1। ठीक है। अब चूंकि इसने तो सीड कलेक्ट किए थे, तो DG वू जीन क्या है? एक तरह का है तो सीड ही, लेकिन इसको कह सकते हैं अपन इट इज अ ड्वार्फिंग जीन, उसका नाम पड़ गया ड्वार्फिंग जीन। ठीक है। तो देखो, होते तो वो वैरायटी के जीन है, लेकिन होती तो वो वैरायटी है। DG वू जीन क्या है? DG वू जीन एक वैरायटी है भाई, ये वैरायटी है, एक सीड थी जो उसने म्यूटेशन के से निकाले थे। लेकिन इसका यूज़ वैरायटी के तौर पे नहीं होता है, इसका यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट में। इसमें से जीन निकाला जाता है दूसरे प्लांट को छोटा करने के लिए। इसलिए इसका जो जीन था, ड्वार्फिंग जीन था, वो उसी वैरायटी का नाम रख दिया DG वू जीन। क्या है? एक ड्वार्फिंग जीन ही है। तो यहाँ से कौन सी वैरायटी बन गई? TN1। और ये वर्ल्ड की फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी थी, फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी इन दी वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो TN1 जो है वो दुनिया की सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी बनी। हाँ, और ये जगह, जिस जगह पर बनाई थी, तो वहाँ जगह का नाम था टाइचुंग नेटिव। ठीक है। और सबसे पहली बनी थी, 1 लगा दिया इसके आगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? टाइचिंग नेटिव 1, TN1।
ठीक, ये दुनिया की सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी थी। वहीं अगर मैं IR8 की बात करूं तो IR8 में देखो क्या हुआ था, वहां पर भी ये डीजी बूजिन ने ही पूरा खेल किया था। मैंने कहा ना भाई, इंडिया के अंदर आज भले ही कोई भी वैरायटी बनाई जा रही हो, लेकिन अगर आप लास्ट तक पहुंच जाओ कि वो ड्वार्फ जीन आया कहाँ से, तो वो यहीं से मिलेगा, आखिर में आके डीजी बूजिन से ही मिलेगा। फिर क्या हुआ, IRRI अपना इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर IR8, यहाँ पर क्या किया भाई, जो डीजी बूजिन ये जो वैरायटी थी इसका क्रॉस कराया एक वैरायटी है पेटा के साथ, और यहाँ पर बना दी इन्होंने कौन सी वैरायटी, IR8। और ये IR8 ने तो फिर मतलब सारे रिकॉर्ड मतलब ध्वस्त कर दिए इसने, जितनी भी राइस की वैरायटी इतना सब रिप्लेस कर दी, हर कोई IR8 ही लगाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कि भाई ये तो मिरेकल राइस है, जादुई चावल है, मिरेकल राइस इन दी वर्ल्ड। इससे अच्छा तो और कुछ है ही नहीं, इसी को लगाओ सब लोग। फिर धीरे धीरे इससे अच्छी वैरायटी बनने लगी, इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारे इंडिया के अंदर चलो, हमारे इंडिया के अंदर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया सबसे पहला मेज के ऊपर आया था 1957 में, आई थिंक सो 1957 में। उसके बाद जैसे उसमें सफलता मिली मेज के रिसर्च प्रोजेक्ट पर, उसके बाद फिर और बहुत सारे AICRP स्टार्ट हुए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। पैडी का भी स्टार्ट हुआ, तो AICRP ऑन दी पैडी, या फिर हम कहें राइस, तो राइस के ऊपर भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसमें भी नई नई वैरायटी बनाई जाने लगी। तो इसके जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वो थे डॉक्टर SVS शास्त्री, ये थे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर AICRP ऑन पैडी के। इन्होंने क्या किया, जो आपका ये TN1 वैरायटी है, TN1 वैरायटी को क्रॉस कराया अपनी इंडिया की एक लोकल वैरायटी से 141 से। TN1 का क्रॉस किससे कराया, T141 से, और यहाँ पर एक वैरायटी बनाई जिसका नाम रखा गया जया। और इस जया ने तो और भी ज़्यादा खेल कर दिया भाई, IR8 को रिप्लेस कर दिया इस जया ने। पूरे वर्ल्ड में IR8 की धूम थी, हर कोई IR8, मैंने बताया तभी N सुब्बा राव, वो तो इतना पागल था इस IR8 के लिए कि 1600 से ज़्यादा हेक्टेयर एरिया में IR8 का कल्टीवेशन, उसको तो मिस्टर IR8 के नाम से जाने लगा। फिर जब जया वैरायटी आई ना, तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इसने IR8 को भी हटा दिया। अब IR8 को क्या कहते थे, मिरेकल राइस इन दी वर्ल्ड, तो जया को कहने लगे मिरेकल राइस इन इंडिया, मिरेकल राइस इन इंडिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया का मिरेकल राइस कौन है, तो वो है जया, और वर्ल्ड का मिरेकल राइस कौन है, तो वो है आपका IR8। ठीक है, और देखो भाई, और यहाँ पर म्यूटेंट वैरायटी भी याद करो। म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, जगन्नाथ और प्रभावती, जगन्नाथ और एक वैरायटी है प्रभावती। तो जगन्नाथ और प्रभावती, ये दो वैरायटी याद रखो, ये आपकी म्यूटेंट वैरायटी है। इसके अलावा एक और रख लो भाई, सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी। वैरायटी तो बहुत सारी हैं, जितनी लिखाई जाए उतनी कम है। ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटी में लिखो आप, एक है लुनीश्री, ठीक है, बस ये वैरायटी आपकी सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको भी और मिलती जाए तो नोट करते जाना, मेरी तरफ से इतनी वैरायटी सफिशिएंट है। ठीक है, तो इतना आप कवर करो, फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।